ये कहानी है मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच बने एक पुराने बोर्डिंग स्कूल की, जिसे सालों पहले एक अजीब हादसे के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। ये स्कूल अंग्रेजों के जमाने में बना था और कहा जाता है कि यहाँ राजाम महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 1987 में एक रहस्यमयी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। स्कूल के एक छात्र की अचानक स्कूल के डॉर्मेट्री में मौत हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी वो किसी सामान्य मौत की तरह नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी उंगलियां जैसे किसी को खरोंचने की कोशिश कर रही थी। पोस्टमार्टम में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन इस घटना के बाद उसी डॉर्मेट्री में रहने वाले अन्य छात्रों ने कहना शुरू किया कि रात को उन्हें कोई हलचल महसूस होती है, कोई अजनबी साया जो कमरे में चलता है, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और कभी कभी ठंडी हवा का झोंका उन्हें नींद से जगा देता है। धीरे धीरे ये बातें स्टाफ तक भी पहुंचने लगी। एक बार स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने अपने ऑफिस के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो कुछ भी नहीं दिखा, मगर उसी रात स्कूल की बेल अपने आप बज गई। डर का माहौल इस कदर फैल गया कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। स्कूल को बंद कर दिया गया और उसे वन विभाग को सौंप दिया गया। सालों तक वो स्कूल वीरान पड़ा रहा, लेकिन कुछ महीनों पहले एक यूट्यूबर ग्रुप ने वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का प्लान बनाया। उनका मकसद था इस हॉन्टेड स्कूल की असलियत को दिखाना। ग्रुप में 4 लोग थे, राघव लीड, मोहित कैमरामैन, तन्वी आवाज रिकॉर्डिंग और निकिता साउंड डिजाइन। उन्होंने अपने साथ कैमरे, माइक, पावर बैंक और टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते से स्कूल तक का सफर शुरू किया। पहले तो सब कुछ सामान्य था। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी, खिड़कियां जंग खा चुकी थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी। उन्होंने अंदर घुसते ही रिकॉर्डिंग शुरू की। शाम तक उन्होंने बाहर का सारा फुटेज कैप्चर कर लिया, लेकिन असली डर की शुरुआत रात को हुई जब वे सभी स्कूल के अंदर डॉर्मेट्री में बैठे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद कम होने लगी। कैमरे की बैटरी फुल थी, लेकिन स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी। मोहित को लगा कि शायद सिग्नल या डिवाइस में दिक्कत है, लेकिन तभी निकिता ने कहा कि उसे पीछे से किसी ने पुकारा, वापस चले जाओ। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। तन्वी ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन अगले ही पल उनके पीछे एक लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। सबने मिलकर कमरे को चेक किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राघव ने कहा कि हम डरने नहीं आए, सब रिकॉर्ड करो और सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपने कैमरे को एक कोने में स्टैंड पर लगा दिया और चलती रिकॉर्डिंग छोड़ दी। रात के करीब 1:08 बजे कैमरे ने एक बहुत हल्की परछाई रिकॉर्ड की जो स्कूल के हॉल से गुजरती दिखाई दी। राघव ने जब इसे अगले दिन लैपटॉप पर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो साया किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम धुंधला था और आंखें सफेद थी। कैमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट भी रिकॉर्ड हुई, मैं अब भी यही हूँ। उस रात तन्वी ने सपने में देखा कि कोई बच्चा उसके बगल में खड़ा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। जब उसने नींद से उठकर देखा तो उसकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। अगले दिन उन्होंने स्कूल के स्टाफ रूम में रखी एक पुरानी रजिस्टर ढूंढी। उसमें 1987 लास्ट एंट्री आकाश नाम के बच्चे की थी और नोट में लिखा था, रात को बार बार जगता है, किसी को देखकर डरता है, बार बार कहता है वो दीवार के पीछे है। ये पढ़ते ही ग्रुप सन्न रह गया। रात को उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। वे सभी स्कूल के अलग अलग कमरों में जाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। तन्वी और निकिता डॉर्मेट्री में थी और राघव और मोहित प्रिंसिपल ऑफिस में। करीब 2 बजे डॉर्मेट्री में अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तन्वी ने समझा कि निकिता है, लेकिन निकिता सो रही थी। आवाज आ रही थी लकड़ी की अलमारी के पीछे से। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो किसी बच्चे की धीमी सिसकियों जैसी आवाज थी और फिर एक आवाज आई, क्यों वापस आए? वो दोनों भागते हुए बाहर निकली और राघव को बताया। राघव और मोहित ने साउंड रिकॉर्डिंग चेक की तो वो आवाज वाकई रिकॉर्ड हो गई थी। अब तक सब डर चुके थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि सुबह होते ही वापस निकलेंगे। लेकिन सुबह होने तक कुछ और हुआ। मोहित ने सुबह 5 बजे कहा कि उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है। जब सबने देखा तो उसकी गर्दन के पीछे वही निशान था जो तन्वी की गर्दन पर था और उसकी आंखें हल्की लाल थी, जैसे उसने रात भर नींद नहीं ली हो। उन्होंने बिना देर किए सब सामान समेटा और वहां से रवाना हो गए। लेकिन जब उन्होंने घर पहुंचकर पूरा फुटेज एडिट करना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसे फ्रेम्स मिले जिनमें कैमरा अपने आप किसी अंधेरे कोने की ओर मूव हो रहा था, जबकि वहां कोई खड़ा नहीं था। और कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी, लेकिन एक चेहरा झलकता था, एक बच्चे का जिसके होंठ सिल दिए गए थे। राघव, मोहित, तन्वी,
और निकिता जब उस रात स्कूल से लौटे तो सबके मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कोई अधूरी आत्मा उनके साथ लौट आई हो। अगले दिन उन्होंने जब वीडियो एडिटिंग शुरू की तो चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगी। सबसे पहले तो कैमरे की बैटरी जो फुल चार्ज थी अचानक 0% दिखाने लगी और सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा था। जैसे ही उन्होंने वो सीन खोला जिसमें बच्चा दीवार के पीछे से झांक रहा था, पूरा लैपटॉप ब्लैक स्क्रीन में चला गया और एक साउंड बजने लगा, जैसे कोई धीमी आवाज में कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। मोहित घबरा गया। उसने तुरंत सिस्टम शट डाउन किया, लेकिन उसके बाद से ही उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। वो कहता था कि रात को उसे कोई जगाने आता है, दरवाजा खुद ब खुद खड़कता है और जब वो उठकर देखता है तो कोई नहीं होता। उसने एक रात रिकॉर्डिंग की और उसमें रात 3:14 पर किसी के चलने की आवाजें साफ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से उसके कमरे के आसपास चहलकदमी कर रहा हो। दूसरी तरफ तन्वी को रोज सपने में वही बच्चा दिखने लगा, उसी बंद मुंह, सीली आँखों और सफेद कपड़ों में। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी जुबान जैसे काट दी गई हो, केवल एक शब्द बार बार दोहराता था, नीचे देखो, नीचे देखो। उसने एक दिन उठते ही जोर से चिल्ला दिया और सबको बुलाया। उसने अपने बेड के नीचे से एक पुरानी रजिस्टर निकाली जो वहाँ पहले कभी नहीं थी। रजिस्टर के पहले पन्ने पर लिखा था 1987 हॉस्टल की परछाई और उसमें दर्ज था हर रात की घटनाओं का विवरण जो कभी बोर्डिंग स्कूल में हुआ करती थी। उन्होंने तुरंत वो रजिस्टर पढ़ना शुरू किया और उसमें हर पन्ने पर एक अजीब बात थी, किसी छात्र के गायब होने का जिक्र, किसी के सपनों में उसी बंद जुबान वाले लड़के का आना और एक नर्स का जिक्र जिसका नाम था सिस्टर इला। वो नर्स स्कूल हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन एक रात स्कूल की बेसमेंट लैब में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उसने डायरी में लिखा था, इस जगह में कुछ है, कुछ जो बच्चों को अंदर से खोखला कर रहा है। वो दिखता नहीं लेकिन उनकी आत्मा को निगल रहा है। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, माहौल और भारी होने लगा। अचानक निकिता ने चिल्लाकर कहा, किसने मेरी पीठ पर हाथ रखा? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे की लाइट फड़फड़ाने लगी और एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे जले हुए बालों की। राघव ने उस डायरी के आखिरी पन्ने को देखा जहाँ लिखा था, अगर कोई वापस आता है तो उस दरवाजे को कभी मत खोलना, बेसमेंट का दरवाजा। राघव ने तब ठान लिया कि उन्हें वापस जाना पड़ेगा। मोहित और तन्वी तैयार नहीं थे, लेकिन राघव ने कहा कि वो अकेले जाएगा और उसके बाद ही चैन से जी पाएगा। कुछ देर बहस के बाद निकिता भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उन्होंने इस बार बेहतर कैमरा, टॉर्च और 2 एक्स्ट्रा पावर बैंक लिए। अगली रात वो दोनों उसी स्कूल में वापस पहुँचे और सीधे बेसमेंट के गेट की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने वो जंग लगा दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक गहराई जिसमें सिर्फ अंधेरा था। बेसमेंट में दाखिल होते ही उन्हें दीवारों पर पुराने पोस्टर दिखे, बच्चों की तस्वीरें, ड्यूटी चार्ट और एक जगह सिस्टर इला की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें उसकी आंखें एक अजीब अंधेरे की ओर देख रही थी। वो दोनों नीचे बढ़ते चले गए और एक जगह उन्हें दीवार पर खून के छिंटों जैसे निशान दिखे जो शायद पुराने थे लेकिन अब भी ताजे लग रहे थे। अचानक निकिता रुक गई। उसने कहा कि उसे किसी के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन जब राघव ने ध्यान लगाया तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन कैमरे के माइक में वो आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, एक बच्चे की सिसकियां और कुछ शब्द। वो फिर आ गई, सिस्टर मुझे मत ले जाओ। इस पर दोनों सिहर उठे। उन्होंने बेसमेंट की गहराई में चलते हुए एक कमरा खोला जिसमें बहुत पुराने स्ट्रेचर, इंजेक्शन और दवाइयाँ पड़ी थी। अचानक कमरे की एक अलमारी खुली और अंदर से एक महिला की परछाई निकलकर गहरे अंधेरे में समा गई। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके पहनावे से साफ लग रहा था कि वो वही सिस्टर इला थी। डर के मारे दोनों पीछे हटे, लेकिन राघव ने साहस दिखाते हुए कैमरा ऑन रखा। तभी कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और स्क्रीन पर लिखा आया, तुमने उसे जगा दिया है। जैसे ही उन्होंने पलटकर भागना चाहा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में केवल कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी। निकिता ने अचानक जोर से चिल्लाया, मेरी टांग किसी ने पकड़ी है। राघव ने टॉर्च से देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उसकी टांग पर एक नीला निशान बन चुका था, जैसे किसी ने जोर से खींचा हो। उन्होंने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा एक पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। तभी दीवार पर खुद ब खुद एक लाइन उभरने लगी, सिर्फ एक की वापसी होगी। उन्होंने डर के मारे चिल्लाते हुए स्कूल की मदद के लिए फोन किया, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। बेसमेंट की हर दीवार से धीरे धीरे आवाजें आने लगी, किसी के करहाने, किसी के हंसने और किसी के रेंगने की। निकिता ने जोर से एक मंत्र पढ़ा जो उसकी दादी ने कभी सिखाया था और उसी वक्त अचानक एक जोर की आवाज के साथ
दरवाजा खुल गया। वे दोनों बाहर भागे और सीधे जंगल के रास्ते निकल गए। घर पहुंचने के बाद राघव का शरीर ठंडा होने लगा और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर में कोई नर्वस शॉक हुआ है। अगले दिन जब निकिता ने कैमरे की फुटेज चेक की तो आखिरी क्लिप में वो खुद अकेली बेसमेंट से बाहर आती दिख रही थी, लेकिन राघव कहीं नहीं था। और आखिरी फ्रेम में कैमरे की स्क्रीन पर दिखा, मैं अब भी यही हूँ, बेसमेंट में। निकिता को अब यकीन हो गया था कि राघव कहीं फंस गया है और वो अकेली नहीं लौटी, उसके साथ कुछ और भी लौटा है। राघव अगले 2 दिन तक पूरी तरह बेहोश रहा और जब होश में आया तो सिर्फ एक ही बात दोहराने लगा, वो दरवाजा मत खोलना, वो मुझे देख रहा है। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें एकटक किसी को घूरती रहती और कई बार वो बिना आवाज के हंसता रहता, जैसे कोई उसके अंदर बैठा हो। तन्वी और मोहित जब उसे मिलने आए तो उन्होंने नोटिस किया कि उसके हाथों पर छोटे छोटे कट्स हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। लेकिन राघव ने कहा, ये उसने नहीं किया, मैंने खुद को खोला ताकि वो बाहर न आ सके। सब डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरी हुई निकिता थी, क्योंकि उसे अब हर रात वही सपना आता, बेसमेंट का वही दरवाजा, वही सफेद परछाई और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, तुम्हें अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा। डर का माहौल अब स्कूल से निकलकर उनके घरों में भी घुस चुका था। तभी एक दिन निकिता को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाने पर बस एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम मेरी जगह वापस नहीं लौटी, अब वो आएगी तुम्हें लेने। उस रात से उसके कमरे में रोज कोई चीज हिलती थी, खिड़कियां अपने आप खुल जाती और उसकी अलमारी से किसी के चलने की आवाजें आती, जैसे कोई अंदर बंद हो। तन्वी ने तब एक पंडित से संपर्क किया, जिसने सारी कहानी सुनने के बाद कहा, ये आत्मा सामान्य नहीं, ये कोई बंधी हुई रूह नहीं है, ये उस जगह से बंधा अंधकार है जिसे सालों से कोई छेड़ नहीं पाया था। तुमने उसे जगा दिया है। उन्होंने कहा कि राघव के शरीर में अब वो चीज असर कर चुकी है और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए उसकी चेतना पर काबिज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उस जगह पर वापस जाना जरूरी था, उस दरवाजे को दोबारा बंद करने और उस आत्मा से माफी मांगने। मोहित ने मना कर दिया, लेकिन तन्वी और निकिता ने तय किया कि वो इस बार अकेले जाएंगी। उन्होंने पुराने रजिस्टर से सारी घटनाओं का क्रम देखा और वहाँ एक नाम मिला, प्रीतम घोष, जो सिस्टर इला के साथ बेसमेंट में काम करता था और आग की रात लापता हो गया था। जब उन्होंने ऑनलाइन खोज की तो पता चला कि प्रीतम घोष अब 78 साल का है और किसी वृद्धाश्रम में रहता है। वे तुरंत वहां पहुंची। प्रीतम शुरू में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उन्होंने रजिस्टर और घटनाओं की जानकारी दी तो उसकी आंखें डबडबा गई और उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग भी वहीं पहुंच गए। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन वो सब मुझे रोज सपनों में बुलाते हैं। उसने बताया कि उस रात हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक बच्चा मरा नहीं था, बल्कि उसकी बलि दी गई थी, एक अंधे रिवाज के तहत, जिसे कभी अंग्रेजों के जमाने में वहाँ शुरू किया गया था। उसका कहना था कि वो बेसमेंट पहले एक छोटे चर्च का हिस्सा था, जिसे अस्पताल में बदल दिया गया, लेकिन उसके तहखाने में पुरानी तांत्रिक ऊर्जा अब भी सोई हुई थी। जब उस बच्चे की बलि दी गई तो सिस्टर इला ने विरोध किया और खुद उसकी रक्षा करने गई, लेकिन उसकी मौत भी वही हो गई। उसके बाद जो भी उस जगह गया या तो पागल हो गया या गायब। उन्होंने वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अब वो दरवाजा फिर खुल चुका था। प्रीतम ने चेतावनी दी कि वो आत्मा अब भूख से पागल हो चुकी है और उसने राघव को अपने भीतर समा लिया है। एक बार वो पूरी तरह उस पर कब्जा कर लेगी तो वो उस दरवाजे को और भी खोल देगी और फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही निकिता और तन्वी स्कूल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि स्कूल को किसी कारणवश अस्थायी रूप से बंद किया गया है। अनजान बीमारियों के फैलने की अफवाह के कारण दोनों ने किसी तरह रात को स्कूल में घुसने का प्लान बनाया। उन्होंने दरवाजे की चाबियां पुराने चौकीदार से चोरी से ले ली और रात 2:13 बजे फिर से बेसमेंट के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वहां अब भी वो अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और जब उन्होंने कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर फिर वही शब्द चमकने लगे, तुमने उसे फिर से बुलाया है। इस बार दोनों अंदर दाखिल हुई और वही खड़ी एक परछाई दिखी, सिस्टर इला। लेकिन इस बार वो कुछ कह रही थी, उसने मुझे नहीं मारा, मैंने खुद को बंद किया ताकि वो बाहर न आ सके, लेकिन तुमने मुझे देखा और वो फिर जाग गया। तभी दरवाजे के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कुछ टकराया हो। दीवारें कांपने लगी और जमीन से सफेद धुएं उठने लगे। एक चीख गूंजने लगी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। अचानक एक हाथ दीवार से निकलकर निकिता के कंधे को छू गया। उसने जोर से चीखा, लेकिन हाथ
गायब हो गया। कैमरे में देखा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और एक धीमी आवाज। वो दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता। अब बहुत देर हो चुकी है और उसी पल वहाँ दीवार पर लिखा हुआ उभर आया, राघव अब नहीं है। वो बन चुका है गेटकीपर। निकिता और तन्वी भागती हुई बेसमेंट से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने अंधेरा गहरा हो चुका था। ऐसा लगा जैसे हॉस्पिटल का हर हिस्सा समय से बाहर आ गया हो। घड़ी की सुइयां रुक चुकी थी, हवा में एक सन्नाटा था और कमरे की बत्तियां झपकने लगी थी। निकिता के मोबाइल का कैमरा अब भी ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था और उसमें एक बार फिर वही अस्पष्ट चेहरा नजर आया, बिना आंखों वाला चेहरा जो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। अब सबको बुलाना है, अब सबको बुलाना है। वे जैसे तैसे ऊपर आए तो देखा कि स्कूल के कॉरिडोर में उनके पैर किसी तरल चीज पर पड़े और जब नीचे देखा तो फर्श पर गाढ़ा काला पानी बह रहा था। ये कोई आम पानी नहीं था, इसकी बदबू से दम घुटने लगा और उसमें से जैसे सैकड़ों कानाफूसी करती आवाजें उठ रही थी। उन्होंने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन स्कूल का मेन गेट अंदर से बंद हो चुका था और बाहर का पूरा दृश्य बदल चुका था। स्कूल के बाहर जहाँ पहले सड़क और बाजार था, अब वहाँ सिर्फ धुंध थी, जैसे वो एक अलग ही आयाम में आ चुके हों। तभी सामने से एक छोटा बच्चा आता दिखा। उसका यूनिफॉर्म गंदा था और चेहरा सीधा कैमरे की ओर। उसने आकर सिर्फ एक बात कही, तुमने जो खोला है उसे अब बंद नहीं किया जा सकता। और अचानक वो हवा में गायब हो गया। डर की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। तन्वी जोर जोर से भगवान को पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज दब रही थी, जैसे आवाज बाहर ही न जा रही हो। तभी स्कूल के स्पीकर से एक आवाज आने लगी, जो कभी स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल की होती थी, लेकिन अब वो एक डरावनी रेंगती हुई आवाज बन चुकी थी। क्लास 10B के बच्चे नीचे आ जाओ, तुम्हारा इलाज अधूरा है। ये सुनते ही बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसमें से सिस्टर इला की रूह नहीं, बल्कि एक विकृत अंधकार में लिपटी आकृति बाहर आई। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन खोपड़ी अधूरी थी और उसकी आंखों में सिर्फ काला धुआं था। वो सीधे तन्वी की तरफ बढ़ी। निकिता चिल्लाई, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी तक नाकाम हो गई। तन्वी वही फर्श पर बेहोश हो गई। निकिता ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर स्कूल के कंप्यूटर रूम की तरफ दौड़ लगाई, जहां CCTV सिस्टम था। वहां पहुंचकर उसने पिछली रातों की रिकॉर्डिंग चेक की और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। स्कूल के हर कोने में एक ही परछाई बार बार दिख रही थी, वही जो उसने बेसमेंट में देखी थी, लेकिन अब वो हर क्लासरूम में, हर हॉलवे में घूम रही थी। कुछ वीडियो में तो वो बच्चों के सिर के पास खड़ी थी और बच्चों को पता भी नहीं था। एक वीडियो में तो वो खुद निकिता को भी देख रही थी। रिकॉर्डिंग में निकिता अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी और पीछे दीवार से झांकती वो परछाई जैसे कब से उसका इंतजार कर रही हो। निकिता समझ गई कि ये आत्मा अब सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वो भागकर बेसमेंट गई, जहाँ तन्वी अब भी बेहोश थी और उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। तभी वहाँ अचानक एक पुराना डायरिया रखने वाला अलमारी खुल गया। उसमें एक जर्जर डायरी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, वो दरवाजा जो मैंने बंद किया था, उसे अगर दोबारा खोला गया तो केवल अंधेरा बचेगा। डायरी सिस्टर इला की थी। उसमें आखिरी 2 पन्नों में उस आत्मा का जिक्र था। वो कोई आत्मा नहीं, वो एक साया है जो एक वक्त पर इंसान था, लेकिन लालच और रिवाजों ने उसे बदल दिया। अब वो दूसरों के जरिए खुद को जीवित रखता है। वो शरीरों में नहीं, परछाइयों में रहता है। उसे किसी नाम से मत बुलाओ, मत पहचानो, वरना वो पहचान लेगा तुम्हें। तभी बेसमेंट की लाइट्स बंद हो गई और एक धीमी घिसटती हुई आवाज फिर से सुनाई दी, तुमने मुझे देखा, अब मैं भी देख रहा हूँ। तभी तन्वी की आँख खुली, लेकिन उसकी पुतलियाँ पूरी काली हो चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, वो अब मुझे देख चुका है, अब मुझे जाना होगा। और उसकी सांस वही थम गई। निकिता चीख पड़ी, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकली। तभी पूरा स्कूल एक झटके में हिलने लगा, जैसे कोई जमीन के नीचे से ऊपर आ रहा हो। स्कूल के बाहर लोगों ने सुबह खबर सुनी कि स्कूल की बिल्डिंग में एक हिस्सा रातों रात गिर गया है और पुलिस को वहाँ से सिर्फ एक टूटी टॉर्च और एक जल चुकी डायरी मिली है। इस हादसे के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस जमीन को सरकारी आदेश से सील कर दिया गया। लेकिन आज भी आसपास के लोग कहते हैं कि जब कोई बच्चा वहाँ गलती से खेलता हुआ जाता है तो वो अक्सर एक खिड़की से एक लड़की को देखता है जो हाथ में डायरी लिए मुस्कुरा रही होती है। कई बार रात को पास के लोग कहते हैं कि उन्हें स्कूल के पुराने स्पीकर से वही आवाज आती है, क्लास 10B के बच्चे, तुम्हारा इलाज अभी बाकी है। कोई नहीं जानता कि निकिता का क्या हुआ। कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ एक अंतिम संदेश। CCTV रिकॉर्डिंग का एक स्क्रीनशॉट जिसमें निकिता सीढ़ियों पर बैठी थी और उसके पीछे वही साया खड़ा था, जो अब शायद एक बार फिर किसी और की तलाश में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।